जमालपुर बिहार के चर्चित कवि राज्यवर्धन की एक कविता से आज के YouTube वीडियो की शुरुआत। कविता कुछ यूं है। दादी सुनाती थी किस्सा। लगातार बारिश होने पर बाढ़ पहले भी आती थी। किसी किसी साल चढ़ता था पानी बित्ता बित्ता, जैसे कोई शिशु बढ़ता है धीरे धीरे। नहीं होती थी जान माल की हानि। समय रहते शरण लेते थे लोग मचान पर, या चले जाते थे गांव के सबसे ऊंचे दलान पर। नदी का क्रोध जब होता था शांत, उतर जाता था पानी आहिस्ता आहिस्ता, जैसे चढ़ता था। कहती थी दादी, जिस साल आती थी नदी में बाढ़, उस वर्ष फसल दुगनी होती थी। बाढ़ जितना लेती थी उससे कहीं ज्यादा लौटा देती थी। अब कहती है मां, जब से नदी पर बना है बांध, तब से नदी सुंदर वन के बाघ की तरह आदमखोर हो गई है। रात बेरात दबे पांव अचानक करती है भयानक हमला। खा जाती है जान माल को, दे जाती है टीस, जीवन भर के लिए अपनों से बिछड़ने का। नमस्कार, आदाब। मैं नाजिम नकवी आपके समक्ष आपके साथ। दोस्तों, आज अपने एक शेर से अपनी बात शुरू करते हैं। सैलाब एक बार ही आया मकान पर, सैलाब एक बार ही आया मकान पर, मलबा तमाम उम्र गिरा जिस्मों जान पर। दोस्तों, इन दिनों देश के पहाड़ी इलाकों यानी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के साथ साथ बिहार, यूपी, पंजाब और हरियाणा और दिल्ली में बारिश का कहर जारी है। अभी कुछ और दिन बाढ़ का ये खतरा रहने वाला है। जान माल का नुकसान, डूबते घरों से निकलकर बेघर हुए लोग, फसलों का नुकसान, ये तो हर साल होने वाली वारदातें हैं। जो शहर दूसरे इलाके से चुराए हुए पानी पे गुजारा करते हैं, उन्हें दूसरे इलाकों की बाढ़ का खमियाजा भी भुगतना पड़ता है। क्या आपको पता है कि देश में जो जो भी नेचुरल कैलेमिटीज़ होती हैं, उनमें सबसे ज़्यादा हादसे बाढ़ की वजह से होते हैं। और ये आम समझ बना ली जाती है कि जो हो रहा है वो बेतरतीब मानसून और बरसात के 4 महीनों में पानी के तेज़ बहाव की वजह से हो रहा है, जिसे हम प्राकृतिक आपदा कहकर उसकी तरफ से संवेदनहीन हो जाते हैं। क्या वो वाकई प्राकृतिक आपदा है, या इसमें हमारा और आपका भी योगदान है? दिल्ली को ही ले लीजिए। यहाँ की 10% आबादी रिवर बेड पर यानी नदी से छीनी गई जमीन पर बसी हुई है। और सिर्फ दिल्ली ही क्यों, जिन शहरों से भी होकर नदियां गुजर रही हैं, कमोबेश हर जगह यही हाल है। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी का बयान है कि ये किसी व्यक्ति या परिस्थिति के कारण नहीं, बल्कि उत्तर भारत में लगातार हो रही बारिश इसकी वजह है। कितना गैर जिम्मेदाराना बयान है मंत्री जी का। उनका बयान होना चाहिए था कि तालाबों और नदियों पर मानव अतिक्रमण और पर्यावरण की चुनौतियों को धता बताकर किया जा रहा अंधाधुंध विकास इसकी वजह है। क्या आपको पता है कि जल्दी ही देश का 25% हिस्सा रेगिस्तान बन जाएगा? हो सकता है कि अगले 15 सालों में हमारी ज़रूरत का सिर्फ 50% पानी हमारे पास बचे। गंगा नदी दुनिया की उन 5 नदियों में से एक है जिसका वजूद भारी खतरे में है। गोदावरी नदी सूख रही है। कावेरी नदी अपना 40% जल प्रवाह खो चुकी है। कृष्णा और नर्मदा में पानी लगभग 60% कम हो चुका है। ऐसे खतरों से आगाह करती हुई कई जिम्मेदार वेबसाइट्स
जानकारियों से भरी पड़ी है। एक अंदाज़ा है कि पानी की हमारी 65% ज़रूरत नदियों से पूरी होती है। हमारे शहर पहले से ही पानी की कमी से जूझ रहे हैं। कई छोटी नदियां हमारी लालच की भेंट होकर गायब हो चुकी हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम सिर्फ पीने या घरेलू इस्तेमाल के लिए ही जल का उपयोग नहीं करते। 80% पानी हमारे भोजन को उगाने के लिए इस्तेमाल होता है। हमारी आपकी औसत पानी की ज़रूरत 11 लाख लीटर सालाना है। कभी सोचा है? बाढ़, सूखा और नदियों के मौसमी होने से देश में फसल बर्बाद होने की घटनाएं हमारे सामने हैं। पर्यावरणविद ये अंदाज़ा लगा चुके हैं कि अगले 3 दशकों में क्लाइमेट चेंज की वजह से बाढ़ और सूखे की सिचुएशन और बदतर हो जाएगी। मानसून बाढ़ लेकर आएगा, बाकी साल सूखा रहेगा। दिल्ली में यमुना नदी के पानी का जो लेवल है वो 45 साल के रिकॉर्ड से ऊपर बह रहा है। 1978 में 207.4 मीटर के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए नदी इस समय 208.6 मीटर के ऊपर पहुंच चुकी है। हालांकि ये अब कम हो रही है। करीब 16,000 लोगों को जो नदी के पुराने रास्ते में घर बना चुके थे, हटना पड़ा है। जो बेसिक सवाल है नदियों के अतिक्रमण का, उसे कौन रोकेगा? उस पर कभी काम नहीं होगा। निगमबोध घाट को भी बंद करना पड़ा क्योंकि पानी में चिता कैसे चलेगी? ये मंजर देखिए, ये लाल किला है, कभी यमुना नदी के किनारे हुआ करता था, लेकिन इंक्रोचमेंट ने अब इसे मीलों दूर कर दिया। लाल किले के पास अंग्रेजों का बनवाया ये पुल इसका गवाह है कि कभी यहां से होकर नदी बहती थी। ऐसा लग रहा है जैसे नदी अपने पुराने रास्ते से मिलने आई है। हमने अंधाधुंध विकास की दौड़ में यह भी नहीं देखा कि नेचर के साथ किस तरह की छेड़खानी हम कर रहे हैं, किस तरह का मजाक हम कर रहे हैं। एक न एक दिन जब नदी हमसे मजाक करती है तो हम बेसहारा हो जाते हैं। अब आइए हमें क्या करना चाहिए इस पर बात करते हैं। हम सभी जानते हैं कि बाढ़ हमारे लिए एक महामारी की तरह है जो हमारी जिंदगी पर असर डालती है। इसलिए हमें वो तरीका अपनाना चाहिए जो हमारे बुजुर्ग अपनाते थे। वो अपने अपने गांवों और शहरों में तालाब खुदवाते थे और इसे मंदिर या मस्जिद की तरह समझते थे। इसका एक तरीका है तालाबों का निर्माण। इस पर कई किताबें हैं। एक किताब तो नासरा शर्मा की कुइयां जान है, जिस पर हम कभी फुर्सत से बात करेंगे। दूसरी किताब है पर्यावरणविद और मशहूर गांधीवादी चिंतक अनुपम मिश्रा की किताब, जो काफ़ी चर्चा में रही। नाम है आज भी खरे हैं तालाब। इस किताब में जिक्र है भारत के तालाबों का, झीलों का, पोखरों का, पानी को जमा करने के तरीकों का और विरासत में मिली पानी की परंपराओं पर इस किताब में बात हुई है। उपन्यास शुरू होता है कि पूरन के 4 भाई रोज अपने खेतों पर काम करने जाते थे। पूरन की बेटी रोज उनके लिए खाना लेकर खेत पर जाती थी। एक दिन उसका पैर किसी नुकीले पत्थर पर पड़ा। उसको बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी दराती से उसे बाहर निकाल लिया। लेकिन उसके ताज्जुब की इंतहा न रही जब उसने ये देखा कि पत्थर से टकराकर उसकी दराती सोने की हो गई है। वो खेत पर पहुंची और उसने सारा किस्सा अपने पिता और चचाओं को बताया। वो सब भी हैरत में पड़ गए। फिर उन्होंने घर पे आकर कुछ और लोहे की चीज़ों को उस पत्थर से छुआ। वो सब भी सोना बन गए। रात में भाइयों ने सोचा कि ये बात छुपने वाली तो है नहीं, ये खबर राजा के पास पहुंच ही जाएगी और वो
इस पत्थर को ले लेगा, क्यों ना वो खुद ही राजा के पास पहुंच जाए। किस्सा आगे बढ़ता है और फिर जो कुछ सामने घटित होता है वो लोहे को पारस बनाने के बजाय समाज को पारस बनाने के किस्से में बदल जाता है। राजा न पारस लेता है न सोना, सब कुछ पूरन को वापस लौटाते हुए कहता है, जाओ इससे अच्छे अच्छे काम करते जाना, तालाब बनाते जाना। ये कहानी भारत के बीच स्थित पाटन नाम की जगह पर बने 4 तालाबों की, जो पूरन और उसके 4 भाइयों के नाम पर आज भी मौजूद है। 1907 में इस देश का गजेटियर लिखने वाले और उसके जरिए इतिहास दर्ज करने वाले एक अंग्रेज ने भी कई लोगों से ये किस्सा सुना था और फिर देखा परखा 4 बड़े तालाबों को। ये तालाब जब भी बने होंगे उस समय इन्हें बनवाना हमारी विरासत का हिस्सा था। जैसे आज मंदिर या मस्जिद बनवाए जाते हैं, उस समय शायद यही पूजा उपासना के स्थल थे। 16th सेंचुरी के यूरोपियन फिलोसोफर फ्रांसिस बेकन का एक कोट है कि नेचर कैन नॉट बी कमांडेड एक्सेप्ट बाय बीइंग ओबेड। जो खास बात, खास संदेश ये किताब देने की कोशिश करती है वो है पानी के लिए समाज की जागरूकता बढ़ाने की। हमारे जो संसाधन हैं, खास तौर से पानी, उसके लिए समाज को आगे आना चाहिए, शासन उसमें मददगार की भूमिका में हो। हम बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में बुद्धिजीवियों की, समाज सुधारकों की, मेहनत करने वालों की कोई कमी है, लेकिन सियासत हर काम बिगाड़ देती है। इसके लिए जन चेतना नहीं बन पाती। पूरा साल निकल जाता है चुनाव प्रचार में और मुश्किल वहीं की वहीं खड़ी रहती है। ज़रूरत है जन चेतना की, लेकिन उसमें हर वक्त सियासत, गठजोड़ और चुनाव ही भरा रहता है। बाकी का समय खाने कमाने में निकल जाता है। तवलीन सिंह ने आज इंडियन एक्सप्रेस के अपने कॉलम में लिखा है कि लुक डाउन एज वी फ्लाई टू मून। जब हम चांद पर जा रहे हैं तो हमें नीचे का मंजर भी देखना चाहिए। इफ वी प्लान अर्बनाइजेशन डज नॉट बिकम ए प्रायोरिटी, आवर डियर भारत माता विल लुक लाइक अ वास्ट स्लम। अब इसे आप उनका तंज समझिए या वक्त की ज़रूरत, ये फैसला तो आपको ही करना है। कुल मिलाकर मलिक ज़ादा मंजूर अहमद साहब के शेर के साथ अपनी बात ख़त्म करके आपसे इजाज़त लूँगा। शेर कुछ यूँ है कि चेहरे पे सारे शहर के गर्दे मलाल है, चेहरे पे सारे शहर के गर्दे मलाल है, जो दिल का हाल है वही दिल्ली का हाल है। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लाइक कीजिएगा अगर अच्छा लगा हो और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, हौसला मिलता है। आदाब, नमस्कार।